गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो हम अपनी आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने क्या देख लिया था, हमने एसिड बेस की थ्योरीज के बारे में स्टडी कर ली थी जिसमें हमने ब्रोंस्टेड-लॉरी की थ्योरी, ठीक है, लुईस एसिड बेस थ्योरी और अर्हेनियस की थ्योरी को देखा था। ठीक है, अब इन थ्योरीज के बाद हम आगे चलते हैं और आगे चलते हुए हम सम इम्पॉर्टेंट एसिड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड, उनका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, उसके प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल्स के बाद हम उन इम्पॉर्टेंट एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस एसिड को हम स्टडी के लिए ले रहे हैं दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, HNO3 है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। यदि हम इसमें नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर जो है नाइट्रोजन का इसमें +5 है। ठीक है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है ये आप मेरे अदर वीडियोज में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। अब इसके बाद कितने 3 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है। एक ऑक्सीजन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, एक ऑक्सीजन को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक ऑक्सीजन को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और इस ऑक्सीजन से अटैच करते हुए मैं एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ। हर ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन है। सभी ऑक्सीजन को अपना क्या पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना है, और नाइट्रोजन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। अब इसलिए यदि हम यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन को कितने, कम से कम कितने बॉन्ड बनाने हैं, नाइट्रोजन को अभी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की तो रिक्वायरमेंट है। इस 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए एक बॉन्ड ये बन गया यहाँ पर, 1 बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गया, 1 बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने कहीं से भी शेयरिंग में हिस्सा नहीं लिया है, किसी भी तरीके से कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया है, ये क्या करते हैं, एक डेटिव बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड बनने से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ एक बॉन्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, डोनेट नहीं होते हैं। ये जो डेटिव बॉन्ड होता है या जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसका नेचर कैसा होता है, शेयरिंग वाला नेचर होता है। तो इन पर नाइट्रोजन के पास भी बने रहते हैं और ऑक्सीजन के पास भी बने रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर भी, ऑक्टेट भी क्या हो जाता है, ये पूरा हो जाता है। ओके, इतनी चीजों को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। आई होप इसमें अब आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर आपका एक और सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, जब नाइट्रोजन एसिड के जैसा ट्रीट करता है तो यही वाला हाइड्रोजन H+ के तौर पर निकलता है। किस तौर पर निकलता है, H+ के तौर पर निकलता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर HNO3 के बारे में स्टडी कर ली थी, HNO3 का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और कौन सा बॉन्ड टूट करके HNO3 जो है वो अपने एसिडिक नेचर को शो करता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली थी। आइए इसके आगे हम चलते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स की बात करते हैं कि HNO3 को हम कैसे लेबोरेटरी में तैयार करते हैं या कैसे हम उसको कमर्शियली तैयार करते हैं। तो एक जो मेथड है HNO3 को प्रिपेयर करने की, दैट इज ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड, ठीक है, हम यहाँ पूरी मेथड डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल उसके प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, हम NH3 लेते हैं, NH3 गैस लेते हैं, और NH3 गैस को हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं हम, प्लेटिनम की प्रेजेंस यहाँ पर होती है। टेम्परेचर जो होता है हमारा 500
केल्विन होता है और 9 बार के आसपास हम यहाँ पर प्रेशर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो NH3 है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आप क्या बना देती है, ये NO बना देती है और NO को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो काय का फॉर्मेशन करती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। इसके साथ साथ ही ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है। यदि हम इसको बैलेंस करें तो ये हमारे 4 NO हो जाते हैं और 6 हमारे, अच्छा 4 यदि हम ये लेंगे तो हमारे ये कितने हो जाएंगे, 6H2O की बात कर रहे हैं। ये हमने यहाँ ले लिए 4 और ये हमारे 4 12, ये हमारे 6 हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या बन गया, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन गई। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, जनरली तौर पे फिर से ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये कहाँ में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हम लेते हैं, या इसी को हम N2O4 के फॉर्म में ले लें, यदि मान लीजिए हमने इसी को ले लिया और वाटर हमने इसमें मिक्स करा दिया, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करता है, आपका HNO3, ठीक है, प्लस, अब देखिए इसमें कुछ अलग अलग फर्दर तरीके से प्रोसेस होती है। कई बार हम इसको यहाँ पर बेसिकली HNO3 प्लस आपका NO एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है, एक 2 आपका यहाँ पर प्रोड्यूस होता है और यहाँ पर 3 प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से आपका NO2 से क्या बन जाता है, 2HNO3 बन जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसे हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड, मिक्स एनहाइड्राइड क्या होते हैं, ये मैं आपको जब हम कुछ अलग डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे एसिड की, तब वहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर अभी केवल HNO3 की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर केवल HNO3 पर ही कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये ओस्टवाल्ड मेथड है, इसके थ्रू ये हमारा HNO3 यहाँ पर फॉर्म हो गया, साथ में क्या बन गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी यहाँ प्रोड्यूस हुई। ओस्टवाल्ड मेथड के बाद आपकी इसकी लेबोरेटरी मेथड भी दी जाती है, जिसमें NaNO3 के हम इसको क्या करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं। हम क्या ले लेते हैं, NaNO3 ले लेते हैं प्लस H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका सोडियम होता है वो कहाँ पर चला जाता है, वो चला जाता है Na2SO4 प्लस आपका बन जाता है HNO3, ठीक है। तो हुआ क्या है बेसिकली यहाँ पर, ये एक तरीके से वीक एसिड का सॉल्ट है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसी कंडीशन में क्या बन गया, आपका सोडियम सल्फेट बन गया और ये नाइट्रिक एसिड यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब यदि आपको कभी कंपेयर करने को आ जाए कि HNO3 और H2SO4 में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो H2SO4 आपका अधिक स्ट्रॉन्ग है और HNO3 आपका जो वो है वो कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरी मेथड है जिसे हम लेबोरेटरी मेथड कहते हैं, इसके थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, जो HNO3 होता है, यदि ये कंसंट्रेटेड और पूरी तरीके से प्यूरिफाई होता है, तो ये किस तरीके का कलर होता है, मतलब परमिएबल कलर का हो आपका, मतलब आर पार दिखने वाला कलर रहता है, उसमें कोई कलर नहीं दिखता है। लेकिन जो आपका HNO3 थोड़ा सा इम्प्योर होता है वो येलो कलर का होता है। तो ये येलो कलर का HNO3 कहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है, ये येलो कलर का HNO3 प्रोड्यूस होने का कारण ये रहता है कि जो HNO3 रहता है, जो कंसंट्रेटेड HNO3, उस कंसंट्रेटेड HNO3 में HNO3 खुद ही टूट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, NO2 बनाता है। और उस NO2 की फ्यूम उसके अंदर क्या रहती है, डिसॉल्व रहती है। और ये जो फ्यूम्स उसके अंदर डिसॉल्व रहती है उस गैस की, इसके कारण उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है। जब हम उसमें क्या करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं, तो वो जो NO2 है वो उसमें मिक्स होकर के एसिड बना देती है और एसिड बनाने के कंडीशन के कारण वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। दूसरी चीज, कई बार आपसे पूछा जाता है कि एसिड रेन के समय भी HNO3 क्या होता है, एसिड रेन में भी HNO3 आता है। तो ये HNO3 कहाँ से आता है, तो जो आपके फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जब ये बर्न होते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड तैयार होते हैं। दूसरी चीज,
जो लाइटनिंग होती है, जब कभी बिजली चमकती है, उस बिजली के चमकने की प्रोसेस में भी नाइट्रोजन जो गैस होती है एनवायरनमेंट में, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और उससे नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड तैयार होते हैं। और नाइट्रोजन के यही अलग अलग ऑक्साइड बाद में चल करके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और वही नाइट्रिक एसिड क्या होता है, पानी के साथ नीचे आता है और फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू हमारी क्या होता है, एक नाइट्रोजन साइकिल से हमारे लाइफ सिस्टम के अंदर भी चला जाता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि वो कुछ प्लांट रूट्स में कुछ स्पेसिफिक टाइप के नोड्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो वो नाइट्रोजन साइकिल की बात है, बट हम उसका यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए अब हम HNO3 की हमने प्रोडक्शन की मेथड देख ली, अब हम HNO3 का क्या देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब हमने एसिड की केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करी थी तब मैंने बहुत ध्यान से आपको बताया था कि डाइल्यूट HNO3 जो है वो क्या होता है, वो H प्लस डोनेट करने की रिएक्शन नहीं करता है। तो यही बात मैं फिर से यहाँ रिपीट करूंगा कि डाइल्यूट HNO3 H प्लस डोनेट करने की रिएक्शन नहीं करता है, वो कुछ अलग तरीके से रिएक्शन करता है। अच्छा, ये इस तरीके की रिएक्शन क्यों करता है, तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, ध्यान रखिए कि HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण वो H प्लस डोनेट करने के बजाय ऑक्सीजन को डोनेट करने वाली डायरेक्शंस में ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो अब हम HNO3 की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, और उस केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वैसे तो HNO3 बहुत सारी प्रॉपर्टीज साथ में देता है, बट सबसे पहले हम उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और वो है ऑक्सीडेशन बिहेवियर ऑफ HNO3। आप पहला जो लिखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज वो लिखिएगा ऑक्सीडेशन बिहेवियर ऑफ HNO3। तो उसमें सबसे पहली चीज लिखिएगा कि जो HNO3 होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि वो क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइडर का काम करता है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइडर का काम करता है। तो HNO3 आपका एसिड भी है, एसिडिक नेचर भी दिखाता है, साथ ही साथ वो क्या दिखाता है, साथ ही साथ वो ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के का भी काम करता है। तो दोनों में से कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, जब HNO3 मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो जैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, H प्लस आयन देता है। तो HNO3 इस तरीके की रिएक्शन नहीं दिखाता है, कि चाहे आप डाइल्यूट HNO3 ले लीजिए, चाहे आप कंसंट्रेटेड HNO3 ले लीजिए, दोनों ही HNO3 की यदि आप मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो आपको क्या करेगा, एसिड के जैसी रिएक्शन नहीं देगा, H प्लस आयन डोनेट नहीं करेगा, बजाय उसके वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं और देखते हैं कि HNO3 रिएक्शन किस तरीके से चलाता है। देखिए, यदि हमने डाइल्यूट HNO3 लिया है तो डाइल्यूट HNO3, जब हमारे पास डाइल्यूट HNO3 है तो वो सेल्फ डिसोसिएट होता है, और सेल्फ डिसोसिएट होकर के क्या बनाता है, NO प्लस H2O प्लस 3O। ठीक है, if we taken 2 molecules of HNO3 then it will produce 2 NO plus H2O plus 3O। ठीक है, ये जो 3 ऑक्सीजन है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है ऐसा ऑक्सीजन जो एटॉमिक फेज में रखा हुआ है किसी भी मटेरियल से, किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट करने के लिए। दूसरी कंसीडरेशन हम देखते हैं कंसंट्रेटेड HNO3। तो कंसंट्रेटेड HNO3 भी क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, काय में, यहाँ टूट जाता है NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस सिंगल ऑक्सीजन में। तो जब इसका मतलब ये है कि यदि मेरे पास किसी भी पॉट के अंदर, किसी भी ग्लास के अंदर कहीं पर भी मेरे पास HNO3 रखा हुआ है, तो उस HNO3 में से कुछ मॉलिक्यूल इस तरीके से डिसोसिएट होकर के उसमें प्रेजेंट है। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए हमने क्या किया, इसमें कार्बन की रिएक्शन कराई। ठीक है, कार्बन को हमने डाइल्यूट के अंदर क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया एक जगह, और कार्बन को दूसरी जगह हमने काय के अंदर डिसॉल्व किया, मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहां डाइल्यूट HNO3। ठीक है, तो डाइल्यूट HNO3 से ये जो ऑक्सीजन निकल के आएंगे, ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे। अच्छा, 2 HNO3 जब रिएक्ट करते हैं तो कितने ऑक्सीजन बनते हैं, 3 ऑक्सीजन बनते हैं।
तो यदि मुझे रिएक्शन को बैलेंस करनी है तो मैं क्या कर लूँ, 6HNO3 ले लूँ, ठीक है। डाइल्यूट को मैं यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरा HNO3 है, ये डाइल्यूट है, ठीक है। और मैंने HNO3 के कितने वो ले लिए हैं, 6 ले लिए। जब 6HNO3 लूंगा तो 6HNO3 से यहाँ कितने बनेंगे, 6O बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये जो रिएक्शन होगी इससे क्या बन जाएगा, अब 6 बनेंगे तो यहाँ मैं कितने ले लूँ, 3 ले लूँ, तो यहाँ हो जाएगा 3CO2 प्लस आपका 6NO प्लस 3H2O, और इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। तो देखिए कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके प्रेजेंस के कारण हुआ, HNO3 के प्रेजेंस के कारण हुआ। यही रिएक्शन यदि मैं कार्बन की किसके साथ कराऊं, यदि मैं यही कंसंट्रेटेड HNO3 ले लूंगा, कौन सा, कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड HNO3 में ये वाली रिएक्शन चलेगी। इस रिएक्शन के चलने से क्या होगा, इस रिएक्शन के चलने से देखिए 2HNO3 1 कार्बन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो मैं यहाँ कितने ले लूं, 4 ले लूं, तो क्या होगा CO2 प्लस 4NO2 प्लस 2H2O। इस तरीके से आपकी रिएक्शन में क्या बन जाएगा, आपकी रिएक्शन इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि उससे आपको और क्लियर हो जाए, उसको हम थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे। देखिए हम रिएक्शन करा रहे हैं सल्फर के साथ, और सल्फर के साथ काय की रिएक्शन करा रहे हैं, HNO3 की रिएक्शन करा रहे हैं, और HNO3 हमने कौन सा लिया हुआ है, कंसंट्रेटेड लिया हुआ है, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड HNO3 जब हम लेंगे यहाँ पर तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये सल्फर हमने लिया, ये लिया। अब सबसे पहले सल्फर क्या बनेगा, रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बनाएगा, और मान लीजिए सल्फर जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्या बनाना है, SO3 बनाना है। अब SO3 प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए, 3 ऑक्सीजन चाहिए। ये मेरी कंसंट्रेटेड की रिएक्शन है। 3 ऑक्सीजन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा कितने, मैं यहां पर ले लेता हूं 6। अच्छा 6 से क्या बनेगा, 6NO2 प्लस 3H2O प्लस 3O। अभी मैंने ऐसे लिख दिया। अब मेरा सल्फर जो होगा वो क्या करेगा, 3O के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, SO3 बना देगा, ठीक है। ये जो मेरा SO3 है ये मैं यहां ले लेता हूं, और यहां से ये जो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बने हैं यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, तो मेरी अब जो भी रिएक्शन होगी वो क्या बन जाएगा, यहां पर मैं देखूंगा तो बन जाएगा H2SO4, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरी पूरी की पूरी रिएक्शन कंप्लीट यहां पर चलेगी। क्लियर है बात, ठीक है। इस तरीके से मेरी ये पूरी रिएक्शन चलेगी। यदि मैं इस पूरी रिएक्शन को एक स्टेप में लिखना चाहूं तो देखिए क्या हो रहा है, ये मेरा सल्फर है, ठीक है। हम इसको यहां ना लिखें, हम इसको यहां लिखें, ठीक है। ये सल्फर है। अच्छा 6HNO3 हमने लिए थे, 6NO2 बने, 3H2O बने और 3O। ये 3O और ये 3O अपोजिट डायरेक्शन में थे तो हमने हटा दिए। ये वाला H2O और यहां से 3 हटा के 2H2O करके हमने लिख दिया। ये SO3 और ये SO3 हमने यहां से हटा दिया। अब मेरे जो टोटल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, सल्फर प्लस 6HNO3 इज इक्वल टू H2SO4 प्लस 6NO2, ठीक है, प्लस 2H2O। इस तरीके से मेरी ये रिएक्शन इस तरीके से भी लिखी जा सकती है। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने रिएक्शन को कैसे रिएक्शन डिटेल में रन करती है, उस रिएक्शन को मैंने किस तरीके से वो डिटेल में चल रही है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है, स्टेप वाइज। इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ डाउट जो अक्सर बच्चों को आते हैं उन डाउट्स को मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए हमने क्या किया है, हमें सल्फर की रिएक्शन करनी थी, ठीक है, सल्फर की रिएक्शन करनी थी किसके साथ, कंसंट्रेटेड के साथ। तो सबसे पहले तो मुझे मेरे दिमाग में होना चाहिए कि मुझे कितने ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो मुझे कितने ऑक्सीजन चाहिए, 3 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। एक
कंसंट्रेटेड का 2HNO3 1 ऑक्सीजन देता है, तो मुझे कितने लगेंगे, 6 लगेंगे। मैंने 6 लेकर के रिएक्शन कराई और ये मेरा बन गया। इन 3 ऑक्सीजन को मैं इस तरफ लेके आया तो सल्फर के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, SO3 बन गया। अब ये जो SO3 होता है ये क्या करेगा, इसी में प्रेजेंट वाटर के साथ एक मॉलिक्यूल के साथ मिलकर H2SO4 बना देगा। इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन रन करेगी। ये जो पार्ट्स है इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्शियल इक्वेशन कहते हैं। चलिए तो अब हम अपनी अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। और यहां पर हम पढ़ेंगे रिएक्शन, जो अगली वाली हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड। अलग अलग कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन यहां पर पढ़ने वाले हैं। पहले हमने मेटल का देख लिया, पहले हमने नॉन मेटल का देख लिया, नॉन मेटल के बाद हम कुछ कंपाउंड का ऑक्सीडेशन देखते हैं। कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में जैसे मुझे कराना है किसका, H2S का। अब H2S का ऑक्सीडेशन होना है, मतलब सीधी सीधी बात है, हम H2S को काय में कन्वर्ट करने वाले हैं, हम इसमें से इस हाइड्रोजन को हटाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कंसंट्रेटेड हमने क्या ले लिया, HNO3। अब 2 हाइड्रोजन को हटाने के लिए बेसिकली क्या काम करना पड़ेगा, हमको 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा आपका, सल्फर प्लस NO2 प्लस 2H2O प्लस आपका बन जाएगा 2H2O, तो यहां से बनेगा, सॉरी 1H2O यहां से बनेगा और 1H2O यहां से बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन ये हुई। कैसे, ये हुई ऐसे कि ये आपका NO2 तो ये बना, ये 2 ले लेते हैं हम, 1H2O ये वाला बना, ये वाला। अच्छा, एक ऑक्सीजन जो ये था, उस ऑक्सीजन ने इन हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया, रिएक्ट कर दिया। इस वाले ऑक्सीजन ने इन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक H2O और बना दिया। तो इस तरीके से जब कभी कंपाउंड के साथ रिएक्शन होती है तो कंपाउंड के साथ भी इस तरीके से रिएक्शन हम देख सकते हैं। अगली रिएक्शन यदि हम देखना चाहें तो एक और रिएक्शन देख सकते हैं। मान लीजिए आप ले लीजिए SO2, ठीक है, चलिए अब हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, विद मेटल। मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्शन दिखाता है HNO3, हम उसकी बात करते हैं। अब मेटल के साथ बहुत वैरायटी में रिएक्शन मिलती है, बहुत वैरायटी में आपको क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनको आप 11th क्लास में काफी कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे और उनको हम लेके चलेंगे। जो सबसे पहला केस है वो है वेरी डाइल्यूट कंडीशन में। बहुत डाइल्यूट कंडीशन में आप ले रहे हैं केवल Mn और Mg के साथ, केवल 2 के साथ इस तरीके की रिएक्शन हमें मेटल्स के साथ मिलती है कि जब हम HNO3 को लेते हैं, किसके साथ, HNO3 को हम लेते हैं Mn के साथ या Mg के साथ, तो ऐसी कंडीशन में HNO3 जो है वो क्या बना देता है, मान लीजिए बनाया MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। केवल Mg और Mn के केस में ही नाइट्रिक एसिड जब बहुत डाइल्यूट कंडीशन में लिया जाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अदरवाइज किसी भी मेटल के साथ डाइल्यूट कंडीशन में कहें या कंसंट्रेटेड कंडीशन में कहें, H2 जो HNO3 है कभी भी H2 गैस रिलीज नहीं करता। अब क्यों रिलीज नहीं करता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये सबसे पहला केस आप मेटल का लिख लीजिए, इन वेरी डाइल्यूट कंडीशन HNO3 को जब हम लेते हैं तो Mn के साथ या Mg के साथ मिलकर के वो क्या करता है, नाइट्रेट बनाता है और H2 गैस रिलीज करता है। ये हमारा पहला केस होता है। पहले केस के बाद अब हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ और हम लेते हैं कोल्ड डाइल्यूट
नाइट्रिक एसिड। कौन सा ले रहे हैं? कोल्ड डाइल्यूट HNO3, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। मतलब हमारी जो मैकेनिज्म है वो इसके थ्रू चलेगी, इस वाले पार्ट के थ्रू चलेगी। मतलब जैसे ही अपने कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है, आप समझ के चलिए कि उसके सॉल्यूशन के अंदर 2 NO भी है, H2O भी है और 3 ऑक्सीजन एटम्स भी तैयार बैठे हुए हैं रिएक्शन करने के लिए। अब इसको मैं अलग अलग एलिमेंट के साथ रिएक्शन कराता हूं, ठीक है। तो पहली मैं रिएक्शन कराता हूं जिंक के साथ। किसके साथ करा रहा हूं रिएक्शन? जिंक के साथ। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ एलिमेंट्स क्या होती हैं, हाइड्रोजन के ऊपर है और कुछ एलिमेंट्स हाइड्रोजन के नीचे हैं। यहाँ यही चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखनी है। आईसीएसई की बुक में सारी रिएक्शन सेम है, बट ध्यान रखिएगा जिंक की रिएक्शन HNO3 के साथ थोड़े अलग पैटर्न में होती है, कॉपर की रिएक्शन HNO3 के साथ अलग पैटर्न में होती है डाइल्यूट कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी मैकेनिज्म है वो ये वाली मैकेनिज्म जिंक के लिए काम नहीं करेगी। फिर आप कहोगे सर फिर आपने क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया है कि जनरली तौर पे कॉपर के साथ यदि रिएक्शन आती है, सिल्वर के साथ रिएक्शन आती है, तो इसी मैकेनिज्म से चल रहा है, ठीक है। ऊपर वाली एलिमेंट के साथ ये मैकेनिज्म आपकी काम नहीं करेगी। तो फिर वहां पर कौन सी करेगी? वहां पर जो आपका होगा, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिया 2HNO3, तो 2HNO3 ये टूट जाएगा N2O प्लस H2O प्लस 4O। कितने ऑक्सीजन में टूट गया है? 4 ऑक्सीजन। एक जिंक कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है? 1 ऑक्सीजन से। तो कितने आपको चाहिए पड़ेंगे? 4 जिंक चाहिए पड़ेंगे, ठीक है। कितने जिंक चाहिए पड़ेंगे? 4 जिंक चाहिए पड़ेंगे। तो मैं यहां पर कितने ले लेता हूं? इस तरीके से। तो मुझे क्या मिल जाएंगे? यहां पर मैं लिख दूं, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, रिएक्शन का ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूं? 4JZN प्लस ये मैंने 4 ऑक्सीजन लेकर के रिएक्शन करा दी और क्या बना दिया? मैंने बना दिया 4ZNO, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेप पर, और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि मेटल के साथ HNO3 रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन मेटल ऑक्साइड के साथ HNO3 रिएक्ट करता है। कैसे? देखिए, ये आपका ZN था, ये आपका HNO3 था, ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? ZnNO3 होल ट्वाइस। क्या बनाएंगे? ZnNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहां पर मेरे कितने थे? 4ZNO थे। अब 4ZNO से रिएक्शन कराने के लिए मुझे कितने चाहिए पड़ेंगे? मुझे चाहिए पड़ेंगे 8। तो यहां पर मेरे बन जाएंगे ये 8, ठीक है। और प्लस क्या बनेगा? 4H2O। इस रिएक्शन में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि जब कभी भी आप जिंक को लेकर के HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो HNO3 जिंक के साथ डाइल्यूट कंडीशन में भी ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? पहला रीजन तो ये है कि भैया उसके अंदर ऑक्सीजन थी, जैसे ही आपका जिंक गया, जिंक HNO3 से रिएक्ट करता, इसके पहले किससे रिएक्शन करी? इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करी, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना दिया? जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड ने जब HNO3 से रिएक्शन करी तो HNO3 से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन न बन के क्या निकला? वाटर निकला। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि why HNO3 not produce hydrogen gas, तो आप कह दीजिएगा कि because HNO3 is a strong oxidizing agent, because HNO3 is a strong oxidizing agent, first it oxidize metal into metal oxide, then metal oxide react with acid and produce water, not hydrogen. React with acid and produce water, not hydrogen. तो ये कारण है जिसके कारण, ये जो रीजन है जिसके कारण से HNO3 हमारा जो है वो क्या करता है? वो H2O प्रोड्यूस करता है, ना कि H2। अब इस पूरी की पूरी रिएक्शन को यदि हम ऐड करना चाहें तो देखिए, यहां पर 2HNO3 है, यहां पर 8HNO3 है, मतलब मैंने कितने HNO3 लिए हैं? अच्छा, ये मेरे 4 जिंक हैं। अच्छा,
अब यहाँ देखिए, ये यहाँ से और यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, ये ZNO यहाँ से और यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे, तो मेरा रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बचा वो क्या बचा, 4ZN प्लस 10HNO3, इसको मिलाने से मेरा जो बना मटेरियल वो बना ZnNO3 होल ट्वाइस 4 प्लस इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे यहां पर कितना बना था, यहां पर 1 बना था, मैंने टोटल कितने यूज किए थे, 1 यहां बना और 4 यहां बना, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल में यहां पर 5H2O प्लस कुछ और रह गया नहीं, आई होप सब हो गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी हो रही है यहाँ पर, और आपका जो मटेरियल बन रहा है वो क्या बन रहा है, मटेरियल बन रहा है आपका N2O। ये इंपॉर्टेंट है, कई सारी बुक्स में जो मटेरियल होता है वो N2O ना हो करके NO दिया गया है और रिएक्शन की मैकेनिज्म चेंज करके दी गई है। तो ये यहाँ पर मैंने जो ये रिएक्शन ली है ये NCERT 12th क्लास की बुक से मैंने उठाई है, ठीक है। तो ये डाइल्यूट कंडीशन की बात है, कोल्ड एवं डाइल्यूट में किसकी बात है, जिंक की बात है, ठीक है। अच्छा क्या, चलिए अब ये तो हमने बात कर ली किसकी, जिंक की। अब हम चलते हैं, नोट कर लिया, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, देन फिर हम इसमें आगे चलते हैं। अब हम डाइल्यूट में रिएक्शन कराते हैं किसकी, डाइल्यूट में रिएक्शन कराते हैं कॉपर की। तो ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं 2HNO3 जिससे टूट के बना है 2NO प्लस H2O प्लस 3O। ये हमारी बेसिक रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा हमें क्या कराना है, कॉपर लेना है। अब जैसे ही ये हमारा क्या था, सॉल्यूशन था, हमने उसमें कॉपर को डाला, कॉपर क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो मैं यहां लिख दूं 3O, एक कॉपर एक ऑक्सीजन से, तो कितने कॉपर ले लूंगा, 3 कॉपर ले लूंगा, क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। अब पूरा पैटर्न वही फॉलो होगा, कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बना देगा आपके यहाँ एक कॉपर ऑक्साइड के साथ कितने लगेंगे 2, तो 3 कॉपर ऑक्साइड के साथ कितने लग जाएंगे 6, तो क्या बनेगा 3CuNO3 होल ट्वाइस प्लस आपका क्या बन जाएगा 6 थे तो 3H2O। और इस तरीके से आपकी रिएक्शन यहाँ पूरी हो जाएगी, ये यहाँ क्रॉस हो जाएंगे आपका, और क्या बना है Cu आपका यहाँ से यहाँ क्रॉस हो जाएगा, और आई होप फिर सारी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी, फिर हम इनको एज अ प्रोडक्ट लिख देंगे। तो ये कॉपर की रिएक्शन है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना जिंक में क्या बन रहा था, जिंक के साथ मैकेनिज्म में N2O बन रहा था, और 3 की जगह कितने रिलीज हो रहे थे, 4 रिलीज हो रहे थे, बाकी सब में अब ये कॉमन चलेंगे। तो ये हमने किसकी बात कर ली, ये हमने बात कर ली डाइल्यूट के साथ। अब डाइल्यूट के बजाय अब हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड के साथ। या फिर यही हम कहते हैं हॉट डाइल्यूट, ठीक है। या तो गर्म डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लीजिए या कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में किस तरीके से HNO3 की रिएक्शन होगी किसके साथ, मेटल्स के साथ, वो हम देखते हैं। देखिए अब चाहे आप जिंक लीजिए चाहे आप कॉपर लीजिए, ठीक है, आपकी जो मैकेनिज्म है वो इसके थ्रू ही चलेगी, मतलब आपका क्या बनेगा, आपका NO2 ही प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इसी रिएक्शन को मैं मान लेता हूं, ये मेरी बेस रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और मैं जानता हूं कि मेरी रिएक्शन इस तरीके से चलनी है, मतलब मेरे पास मीडियम में ये है। अब मैंने इसमें क्या मिलाया, मैंने इसमें मिला दिया जिंक। अब जिंक मिलेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा,
तो ये रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो जिंक ऑक्साइड है ये फिर क्या करेगा, फिर सॉल्यूशन के अंदर जो क्या है HNO3 है, फिर उस HNO3 से एक जिंक के साथ कितने जुड़ेंगे, नाइट्रेट 2 जुड़ेंगे, क्योंकि जिंक क्या होता है डबल प्लस और नाइट्रेट क्या होता है सिंगल माइनस, तो ये 2 जुड़ेंगे तो क्या रिएक्शन हो जाएगी, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस हो जाएगा आपका H2O। तो ये पूरी की पूरी आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म का हमारा पार्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे हमने यहाँ से जिंक ऑक्साइड लिया यहाँ से और यहाँ से इसको हटा दिया, ये ऑक्सीजन यहाँ से और यहाँ से इसको हटा दिया, तो हमारा क्या बचा 2HNO3 ये और 2HNO3 ये वाले HNO3 यहाँ टूटने के लिए यूज हुए थे और ये वाले HNO3 ऑक्साइड के साथ, तो कितने हो गए 4HNO3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस आपका क्या बना, प्लस आपका बना H2O, एक यहाँ पर था एक यहाँ पर था 2H2O और बना आपका 2NO। इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन है। HNO3 की रिएक्शन थोड़ी सी अलग है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इनको बहुत आराम से करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये HNO3 की मेटल के साथ रिएक्शन है। पहले मैंने आपको बताई थी डाइल्यूट के केस में, अब मैंने ये बता दिया आपको कंसंट्रेटेड के केस में। कॉपर लेंगे, आप ट्राई करिएगा कॉपर के साथ भी। बस आपको करना क्या है, पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन कराना है और दूसरे स्टेप में जो ऑक्सीडाइज्ड मेटल है उसकी HNO3 से रिएक्शन कराना है। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पर हम इसको मेटल के साथ रिएक्शन के दूसरे स्टेप को, जहां पर हमने मेटल्स की दोनों तरीके की रिएक्शंस देखी, ऊपर की सीरीज में भी मतलब हाइड्रोजन की जो ऊपर है उसकी भी जिंक के फॉर्म में और नीचे कॉपर की भी। ठीक है, अच्छा डाइल्यूट कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे थे, एक में N2O आ रहा था एक में NO आ रहा था, लेकिन कंसंट्रेटेड कंडीशन में चाहे जिंक लीजिए चाहे कॉपर आपका NO2 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं रिएक्शन विद एल्यूमिनियम, इसके साथ एल्यूमिनियम। कुछ बुक्स में आयरन को भी लिखा है, क्रोमियम को भी लिखा है और कोबाल्ट को भी लिखा है। रिएक्शन विद एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम और कोबाल्ट। ठीक है, अच्छा जैसे ही हमने चाहे डाइल्यूटेड और चाहे कंसंट्रेटेड किसी भी कंडीशन में हमने क्या किया, किसी भी कंडीशन में इन मेटल्स को लेकर के और HNO3 के अंदर डिप कराया, डाला, तो क्या करेगा एल्यूमिनियम जो है वो क्या बनाएगा Al2O3 बना लेगा। आयरन जो है वो क्या बना देगा Fe3O4 बना देगा। क्रोमियम जो क्या है वो भी अपना ऑक्साइड बना देगा, कोबाल्ट भी अपना ऑक्साइड बना देगा। और ये जो ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन रिएक्टिव। अब यदि ये ऑक्साइड क्या है, नॉन रिएक्टिव है, ये HNO3 से आगे की रिएक्शन नहीं करते हैं, तो होगा क्या, ये मान लीजिए आपने जैसे ही डिप कराया टुकड़ा और उसके ऊपर क्या बन गई, ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई। जब प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी तो क्या आगे रिएक्शन होगी, नहीं होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव बिहेवियर ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर एलिमेंट। पैसिव बिहेवियर ऑफ एल्यूमिनियम। तो क्यों एल्यूमिनियम पैसिव बिहेवियर शो करता है, हम कहेंगे कि HNO3 is a strong oxidizing agent and when aluminium dipped into HNO3, ठीक है, firstly aluminium metal react with oxygen, ठीक है, nascent oxygen and form a layer on a protective layer of oxide on metal surface। अब जब प्रोटेक्टिव लेयर बन गई और उस प्रोटेक्टिव लेयर से क्या है HNO3 रिएक्ट नहीं करता है, कॉपर में रिएक्ट कर रहा था, जिंक में रिएक्ट कर रहा था, लेकिन एल्यूमिनियम में रिएक्ट नहीं कर रहा है, आयरन में रिएक्ट नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशन जब उस प्रोटेक्टिव लेयर से रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में आपका जो मेटल है वो नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज नहीं हो पाएगा। और इसी को हम बोलते हैं पैसिव बिहेवियर ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। जो भी आपके सिलेबस में हो, ठीक है, उसको लेकर के आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। ओके, चलिए तो ये हमने बात कर ली पैसिव बिहेवियर की। अब पैसिव बिहेवियर के बाद चलिए हम आगे चलते हैं और हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। और पैसिव बिहेवियर भी हो गया,
ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया। कॉपर वाली भी हो गई। अब लास्ट केस हमारा है एक्वारेजिया। क्या होता है, जैसे सिल्वर है या गोल्ड है, जनरली तौर पर ये किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इवन यदि हम प्योर HNO3 लेंगे तो भी सिल्वर और गोल्ड जो है वो प्योर HNO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम H1O3 और HCl का मिक्सचर ले लें, यदि हम HNO3 और HCl का मिक्सचर ले लें इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, हम क्या करें, 3 HCl और 1 क्या ले लें, HNO3 ले लें, तो ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं NOCl। इसे हम बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस H2O प्लस आपका कितना, यहाँ पर 3 4, तो यहाँ पर 2 2 2 4, यहाँ पर हमारे बन गए। तो यहाँ 3 क्लोरीन थी, 1 क्लोरीन प्लस 2 Cl। इस तरीके की स्थिति बनती है। और ये जो मिक्सचर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वारेजिया। क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। अब ये जो एक्वारेजिया होता है, ये एक्वारेजिया सारे सॉल्यूशंस को, सारे प्लेटिनम को, सिल्वर को, गोल्ड को अपने आप में डिसॉल्व कर लेता है। जैसे मैंने कहा Au लिया, Au की रिएक्शन हमने कराई तो 3Cl नेगेटिव जो होंगे वो रिएक्शन करके बनाएंगे AuCl3, और ये जो AuCl3 है, नहीं नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ये नेसेंट की कंडीशन में है। इस तरीके से ये बनाएंगे, डिसॉल्व करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग नहीं करेंगे। और ये जो AuCl3 है ये फिर से HCl के साथ रिएक्ट करके बना देते हैं HAuCl4। इस तरीके का प्रोडक्ट बना देते हैं। और जब हम क्या करते हैं, जब हम जिंक वगैरह इसमें मिलाते हैं तो जिंक क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक गोल्ड को क्या कर देता है, बाहर कर देता है और उसमें जाकर के घुल जाता है। ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं कई बार। जो थोड़े से पहले आप लोग सुनते होंगे कि जो सोनार होते हैं वो क्या करते हैं कि सोने के मटेरियल को साफ करने के लिए उसको क्या करते थे, एसिड में डाल देते थे। अब एसिड में डालने के बाद थोड़ी देर बाद वो मटेरियल क्या हो जाता था, अच्छा बढ़िया जो भी आपका ऑर्नामेंट वगैरह है वो बढ़िया चमकने लगता था। वो चमकने क्यों लगता था, क्योंकि उस मटेरियल की ऊपरी लेयर का जो गोल्ड होता था, जो थोड़ा सा किसी कारण से थोड़ा सा हल्का सा उसकी शाइनिंग कम हो गई थी, वो इसके साथ डिसॉल्व हो जाता था। और डिसॉल्व होने के कारण जैसे ही हम उसमें डिप कराते थे वो गोल्ड क्या हो जाता था, उसमें घुल जाता था और मटेरियल क्या हो जाता था, फिर वो हमारा सब्सटेंस बाहर निकाल लेते थे। अब उससे होता क्या था, हमको लगता है कि वो साफ हो गया, लेकिन अल्टीमेटली उसमें से क्या, उसका कुछ अमाउंट कम भी हो जाता था। इसलिए उसको साफ करने की जो मेथड है वो फिजिकल मेथड इस्तेमाल करी जाए तो ज्यादा बेटर है। केमिकल मेथड से साफ करने पर मटेरियल का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से ये एक्वारेजिया की मैंने आपको रिएक्शन बता दी। इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, ये केवल डिसॉल्व करता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने HNO3 की एक कंप्लीट रिएक्शंस देख ली, लेबोरेटरी में वो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है ये भी देख लिया। अच्छा, एक और, हाँ, कंप्लीट हो गई रिएक्शन, HNO3 की रिएक्शंस यहां पर कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, दैट विल बी H2SO4।